स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन किसे कहते हैं, स्ट्रेन कितने प्रकार की होती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट देखेंगे किसे कहते हैं, कहाँ तक इलास्टिक लिमिट होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ। यहाँ तक आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस लेक्चर में आखिरकार स्ट्रेन किसे कहते हैं। स्ट्रेन की हिंदी जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, विकृति। तो स्ट्रेन बेसिकली कहते किसे हैं, जैसे हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया तो होगा क्या, उस बॉडी में लगाए गए फोर्स के कारण कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन, मतलब उसके आकार में चेंजमेंट होगा। आकार में जो चेंजमेंट होगा वह चेंजमेंट क्यों होगा समझते हैं। यदि मान लीजिए कोई बॉडी ये है और यदि यह बॉडी रिजिड है, मतलब रिजिड का मतलब क्या है, रिजिड बॉडी का मतलब हिंदी होती है दृढ़ पिंड। और आप लोगों पढ़ ही चुके हैं रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, ये सब किसे कहते हैं। तो यदि बॉडी पूर्णतया रिजिड है तो होगा क्या, इस बॉडी में आप चाहे जितना भी लोड लगा लीजिए, इस बॉडी के आकार में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। बट इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है कि इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी पूर्णतः परफेक्ट रिजिड नहीं है, जिसकी वजह से यदि उस पर लोड हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे इस पर हमने कोई लोड लगाया, जब हम इस पर लोड लगाएंगे तो इसके आकार में कुछ ना कुछ चेंजमेंट जरूर होगा। जब इसके आकार में कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ, मतलब इसकी डायमेंशन में चेंज हुआ, मतलब हम क्या कह सकते हैं, विमाओं में परिवर्तन हुआ, विमा में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन, ठीक। बल लगाने से इसकी विमा में परिवर्तन हुआ, ठीक। अपॉन इसकी जो प्रारंभिक विमा थी, मतलब ओरिजिनल विमाएं थी, मतलब क्या कह सकते हैं, प्रारंभिक विमा। यदि हम लोग इन दोनों का रेशियो ले लें तो यही हमारा क्या कहलाता है, विकृति। यही हमारा क्या कहलाएगा, विकृति। तो हम लोग कह सकते हैं यदि किसी बॉडी पर हम लोग बल लगाते हैं, ठीक, बल लगाने से उसके आकार में जो परिवर्तन होता है और उस बॉडी के प्रारंभिक आकार के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विकृति। इसको हम लोग एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। बात करें इसके मात्रक की तो देखते हैं, विमा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विमा। सपोज दैट विमा इसकी मीटर में थी या सेंटीमीटर में, तो प्रारंभिक विमा किस में हो गई, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो विमा में जो परिवर्तन होगा वो भी किस में होगा, मीटर में ही तो होगा या सेंटीमीटर में। तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्ट्रेन का मात्रक क्या होगा, कुछ भी नहीं, यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हम लोग कह सकते हैं विकृति को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किसी बॉडी के आकार में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकार के अनुपात को हम लोग विकृति कहते हैं। इसको एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन राशि है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखते हैं। पहला दिया है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब अनुदैर्घ्य विकृति। देखते हैं इसको, जैसे हमने यह कोई एक रॉड बनाई जिसकी लंबाई कितनी है, L। यह एक L लंबाई की हमने
रॉड बनाई जो ऊपरी सिरे पर फिक्स है। हमने क्या किया, इसके निचले सिरे पर एक F बल लगाया। तो जब हमने इस पर F बल लगाया तो होगा क्या, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, अगर ये लोड हम लोग जो तनाव बल लगाए हैं, तनाव बल ना लगा के इसको संपीड़न में लगाते, मतलब कंप्रेसिव लोड लगाते, तो इसके आकार में क्या होती, लंबाई में कमी होती। लेकिन हमने क्या किया, टेंसाइल लोड लगाया, तो जिसकी वजह से इसके आकार में मतलब लंबाई में डेल एल की वृद्धि हुई। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा यह क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन, मतलब विमा में परिवर्तन। कितना विमा में परिवर्तन हुआ, डेल एल अपॉन ओरिजिनल, मतलब प्रारंभिक विमा इसकी कितनी थी, एल। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, यह हमारी अनुदैर्घ्य विकृति है। अनुदैर्घ्य विकृति क्यों, क्योंकि यह आपकी अक्ष के इलॉन्ग लगी हुई है। ये जो लोड लगाया गया है ये बॉडी की अक्ष पर लगाया गया है। ठीक, तो ये तो रहा आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब बात करते हैं शियर स्ट्रेन हम लोग किसे कहते हैं। शियर स्ट्रेन मतलब कर्तन विकृति। देखते हैं, कर्तन विकृति को समझने से पहले हमने ये फिगर ड्रॉ किया है। आपका टाइम फिगर बनाने में लॉस ना हो उसकी वजह से मैंने ये फिगर पहले से बना दिया। अब इस फिगर में हमने क्या किया है, एल लंबाई का एक वर्गाकार ब्लॉक लिया है जिसको हमने निचले सिरे से क्या किया, फिक्स कर दिया। ठीक, और इसके ऊपरी सतह पर, मतलब जो हमारा सतह कौन सी दिख रही है, CDEF, इस सतह पर हमने एक स्पर्शी बल लगाया, वो भी कितना, F। हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखी बल F लगाया, टेंजेंशियल फोर्स। अब जब हमने टेंजेंशियल फोर्स F लगाया ऊपरी सतह CDEF पर, तब होगा क्या, यह बॉडी हमारी नीचे से फिक्स है, आगे खिसक तो सकती नहीं, लेकिन ये जो A और B वाले पॉइंट है ये अपनी जगह स्थिर रहेंगे। इस बल के कारण ये जो C और D वाले पॉइंट है ये फ्री हैं, तो ये क्या करेंगे, इस बल के कारण थोड़ा सा आगे मूव कर जाएंगे, इस तरीके से ये मूव कर जाएंगे। ये D डैश पर आ जाएगा, E वाला पॉइंट E डैश पर आ जाएगा, और ये जो C वाला पॉइंट है यह आपका C डैश पे खिसक के आगे की तरफ ऐसे आ जाएगा। ये C डैश पे आ गया और ये F वाला पॉइंट F डैश पे आ जाएगा। इस तरीके से ये खिसक कर आगे सतह आ जाएगी। ठीक, तो ये आपका C डैश पॉइंट हुआ। अब देखिए होगा क्या, जब हमने इस पर बल लगाया तो नीचे वाले पॉइंट फिक्स थे, कहीं जा सकते नहीं थे, लेकिन ये वाले जो पॉइंट थे C और D ये फ्री थे। ये क्या हुए, D से खिसक के D डैश पे, C से C डैश पर आ गए। तो अब देख क्या रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर देखें, अगर त्रिभुज DAD डैश में, DAD डैश में हम लोग क्या देख रहे हैं, यह कोण बन रहा है, इसको हम लोग कितना मान ले, फाई। फिर अगर हम लोग दूसरा त्रिभुज CBC डैश को देखें, CBC डैश में, त्रिभुज CC डैश में, CBC डैश में ये एंगल B है, तो ये भी एंगल हमारा B होगा, फाई। ठीक, यह भी एंगल हमारा फाई होगा। अब जब ऊपर से एक बल लग रहा है तो नीचे से क्या होगा, इस बल का एक
विरोधी बल उत्पन्न होगा जो कि नीचे से इस डायरेक्शन में लगेगा। बात क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं शियर स्ट्रेन कैसे निकलता है। शियर स्ट्रेन मतलब कर्तन विकृति किस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए त्रिभुज हम डी ए डी डैश में बात करें तो होगा क्या, विकृति। विकृति हमारी होती क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन देखिए हमारी कितनी है, डी से डी डैश है, मतलब डी डी डैश डायमेंशन में चेंज हुआ है। तो क्या लिख देंगे, डी डी डैश अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है, यहाँ से देखिए ए डी, ये हमारी ए डी ओरिजिनल डायमेंशन है, ए डी हमने लिख दिया। अब अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो देखिए ये हमारा C से C डैश चेंजमेंट हुआ है डायमेंशन में, C से C डैश, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सी सी डैश अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है, ये BC, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, BC। तो यहाँ से विकृति कौन सी आ जाएगी, शियर स्ट्रेन मतलब कर्तन विकृति, यहाँ पे लिख देते हैं कर्तन विकृति। ठीक, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, हम लोग इसको शियर स्ट्रेन एप्सिलॉन से स्ट्रेन प्रदर्शित करते हैं और S हमने लगा दिया शियर स्ट्रेन, यह किसके बराबर हो जाएगा, डी डी डैश अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन BC। ये हमारा शियर स्ट्रेन निकल के आया। ठीक, और अगर हम बात करें इस एंगल में, एंगल डी ए डी डैश, डी ए डी डैश में और कोण सी बी सी डैश, एंगल सी बी सी डैश, ये आपस में बराबर हैं और हैं कितने, फाई। ठीक, तो हम लोग त्रिभुज डी ए डी डैश में क्या लगा सकते हैं, टेन लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें लंब पता है और आधार पता है, तो हम लोग क्या करें, टेन लगा दें, टेन फाई इज इक्वल टू आएगा क्या, लंब बटे आधार। तो हमारे पास लंब कितना है, डी डी डैश, डी डी डैश अपॉन आधार कितना है, ए डी। और अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से कितना आएगा, सी सी डैश, ये कितना आ जाएगा, सी सी डैश अपॉन आधार यहाँ से कितना है, ए बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी। अब इसको हम लोग समीकरण 1 दे दें और समीकरण इसको 2 दे दें। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कराई जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एप्सिलॉन S इज इक्वल टू किसके बराबर है, टेन फाई के, टेन फाई के बराबर है, क्योंकि डी डी डैश अपॉन ए डी बराबर किसके, सी सी डैश अपॉन बी सी, सी सी डैश अपॉन बी सी, ये ए बी गलत लिख गया यहाँ पे, बी सी होगा। ठीक, तो ये हमारा आपस में बराबर हो गए। अब ये होने के बाद अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब हमने स्पर्शरेखी बल लगाया था तो ये जो शियर एंगल था ये कितना है, बहुत ही छोटा होगा, बहुत कम होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, चूंकि शियर एंगल कर्तन कोण फाई क्या है, बहुत छोटा है, इज वेरी स्मॉल। चूंकि शियर एंगल फाई बहुत ही छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए टेन फाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, फाई के। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कर्तन विकृति एप्सिलॉन S इज इक्वल टू किसके, फाई के। तो फाइनली हमारा जो फार्मूला निकल के आया वह क्या निकल के आया, एप्सिलॉन S इज इक्वल टू फाई के, जो कि हमारा कर्तन विकृति है। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारा कर्तन विकृति समझ में आ गया होगा।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे, समझते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसे कहते हैं, सबसे पहले आपका टाइम को देखते हुए, टाइम आपका फिगर बनाने में बर्बाद ना हो, तो मैं पहले से ही फिगर को बनाए दे रहा हूँ। अब देखिए, हमने शियर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब आयतन विकृति को समझने के लिए हमने क्या किया, एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, जिसका ये हमारा क्या है, एक घन है, क्यूब, जिसकी सभी विमाएं आपस में बराबर है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके कितने हैं, 6 प्लेन है, मतलब 6 तल है। एक ये ऊपर नीचे, एक ये इधर से 4, और ये एक पीछे वाला, और ये के सामने वाला, 6 है। सभी पर अलग अलग बल लगाए, P और P, जो ऊपर नीचे वाले तल हैं इन पर P मान का बल लगाया, जो किनारे वाले हैं इन पर Q मान का लगाया, और जो सामने से और पीछे हैं इन पर R मान का हमने तनाव बल, तीनों बल आपस में क्या किए, लगाए। अब हमने ये बल क्या है, तनाव में लगाए हैं। तनाव बल लगाने से बॉडी के इसमें आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि। अगर यही बल हम संपीड़न में लगाते हैं तो क्या होता, आयतन में कमी होती। ठीक, तो बल लगाने से इसके आयतन में वृद्धि हुई। मान लीजिए आयतन में कितनी वृद्धि हुई, डेल V, और इसका प्रारंभिक आयतन कितना था, V। तो जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये भी क्या होगी, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, डेल V। इसको हम लोग लिख देते हैं आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। इसको हम लोग इंग्लिश में अगर डिफाइन करना चाहे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, या इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका भी मात्रक क्या होगा, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या mm क्यूब। तो आयतन में परिवर्तन थोड़ा होगा, मीटर क्यूब हो गया, अपॉन प्रारंभिक आयतन कितना होगा, मीटर क्यूब। इन दोनों को जब हम लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बचेगा नहीं कुछ। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मात्रक भी कितना होता है, कुछ नहीं होता। यह भी हमारी मात्रकहीन राशि है। तो उम्मीद करता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं आगे इलास्टिक लिमिट की, प्रत्यास्थता सीमा की। इलास्टिक लिमिट, देखिए इलास्टिक लिमिट किसे कहते हैं। जैसे हम लोग जानते क्या है, यदि किसी बॉडी पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, प्रतिबल उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यदि बल के मान को बढ़ाते जाएं तो होगा क्या, बॉडी के अंदर से जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उसका मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक, लेकिन बॉडी में इलास्टिसिटी का जो गुण है, प्रत्यास्थता का गुण है। तो प्रत्यास्थता है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। यदि किसी बॉडी पर बल लगाया जाए और उसके आकार में परिवर्तन होता है बल लगाने पर, और यदि बल को हटा लिया जाए और वस्तु अपने प्रारंभिक आकार में वापस आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। आइए इसको फिगर से समझते हैं। जैसे हमने ये एक रॉड ली, इसको एक सिरे पर हमने फिक्स कर दी। अब यह इसको पकड़ के वहाँ से
खींच रहे हैं। जब इन्होंने इसको पकड़ के खींचा तो ये हुआ क्या, इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, डेल एल वृद्धि हो गई। अब जब ये महोदय इसको पकड़ के छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, अभी ये ओ से ओ डैश पर आ गए थे, लेकिन जब ये जैसे ही ये रस्सी को छोड़ेंगे तो ये ओ डैश पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, वापस ओ पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो जिसके कारण हो रहा है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, यह इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। तो इलास्टिसिटी समझ गए होंगे। तो इलास्टिसिटी समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं इलास्टिक लिमिट क्या है। जैसे इसने 10 न्यूटन का बल लगाया, वस्तु ओ डैश पर खिसक कर आ गई। अब जैसे ही ये बल का मान छोड़ेगा, बल हटाएगा, तो ये वापस ओ डैश से ए डैश ओ पर आ जाएगी। अब मतलब वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। फिर जब ये 10 के बाद 15 न्यूटन का बल लगाया तो वस्तु हमारी फिर से अपने आकार में वृद्धि की, मतलब लंबाई में वृद्धि करी। जैसे ही ये फिर से बल का मान हटाएगा, वस्तु फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगी। जैसे जैसे ये बल का मान बढ़ाता जाएगा, वस्तु में प्रतिबल उत्पन्न होगा, प्रतिबल का मान भी बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु में बल का मान, मान लीजिए उसने बढ़ाकर 20 न्यूटन कर दिया, तो होगा क्या, वस्तु के आकार में तो परिवर्तन हो जाएगा, प्रतिबल भी उत्पन्न होगा, लेकिन यह प्रतिबल उतना उत्पन्न नहीं हो पाएगा कि बल हटा लेने पर वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में वापस ले आए। तो होगा क्या, जब यह बल हटाया जाएगा तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ पाएगी। मतलब कहने का, वस्तु में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से वापस लौटने में असमर्थ होगी। ठीक है, जैसे यहाँ तक आई, अगर वस्तु को यहाँ तक पकड़ के खींचा जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से लौट जाएगी। अब मान लीजिए इसको यहाँ तक पकड़ के खींचा गया और यहाँ से खींचकर छोड़ने पर वस्तु वापस आ गई, लेकिन जैसे ही इधर से ये जो लाइन है, इस लाइन से थोड़ा सा और आगे पकड़ के खींचा गया तो वस्तु वापस नहीं जा पाएगी। तो यह जो पॉइंट मिला, यह जो पॉइंट मिला, यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, यह जो लिमिट है, यही लिमिट आपकी इलास्टिक लिमिट है। मतलब वह लिमिट जहां तक वस्तु में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रहती है और वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को वापस पा लेती है, उस लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। मतलब इलास्टिक लिमिट के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं जा पाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो उम्मीद करता हूं इलास्टिक लिमिट भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं हुक्स लॉ की। हम लोगों ने स्ट्रेन पढ़ लिया, स्ट्रेस भी पढ़ लिया, इलास्टिक लिमिट भी पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हम लोग हुक्स लॉ। देखते हैं हुक्स लॉ किसे कहते हैं। हुक का नियम, हुक्स लॉ। ठीक, देखते हैं। देखिए, जब हमारी बॉडी क्या थी, इलास्टिक थी, इस पर बल लगाने से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब बॉडी इलास्टिक लिमिट पर पहुंची तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जा रही थी।
लेकिन जैसे ही हम लोग इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वस्तु में इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता का गुण खत्म हो जाएगा, वस्तु वापस आने में असमर्थ होगी। इसको इलास्टिक लिमिट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और पर डे प्रत्येक दिन हर व्यक्ति इस एग्जाम्पल से गुजरता है। जैसे हम लोग खाना खाने बैठते हैं, खाना खाते जाते हैं, 2 रोटी 4 रोटी 5 रोटी, एक कंडीशन ऐसी आती है कि पेट बिल्कुल भर जाता है। यह होता है कि थोड़ा सा भी अगर और खा लिए तो तुरंत क्या हो जाएगी, उल्टी। क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब जो भी खाना खाया है सब बाहर हो जाएगा। तो वो जो लिमिट है जहाँ तक आपको उल्टी नहीं हो रही है, वह लिमिट आपकी कौन सी है, इलास्टिक लिमिट। अगर आप उससे थोड़ा सा भी इतना मिठाई का टुकड़ा भी खा लेते हो तो आपको क्या हो जाएगी, उल्टी। तो वही जो लिमिट है वह लिमिट आपकी इलास्टिक लिमिट है। उम्मीद करता हूँ इलास्टिक लिमिट अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हुक्स लॉ हमारे क्या परिभाषित करके गए हैं कि जो आपकी इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है, अगर इलास्टिक लिमिट पर बल लगाते हैं तो वहां पर जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस उत्पन्न होता है वह हमारा किसके बराबर होता है, स्ट्रेन के। ठीक है, तो हुक्स साहब ने क्या परिभाषा दी थी कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो यहां से अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वह कांस्टेंट मान लीजिए E है। अभी E को समझेंगे है क्या, E इंटू स्ट्रेन। ठीक, अब देखिए यहां से अगर हम लोग E बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां से E बराबर कितना आ गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब यहां से क्या आ गया, E बराबर प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अब प्रतिबल को हम लोग सिग्मा से, विकृति को एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर हमारा फार्मूला क्या निकल आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मतलब प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात को हम लोग किसके बराबर लिखेंगे, E के, जहां पर E क्या है, E आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, अब देखिए जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हों वो भी अपना डेफिनेशन लिख लें। विद इन, हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस को हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, सीधा प्रतिबल। डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर सीधा प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। बात करें यहाँ पर मात्रक की, तो स्ट्रेन का मात्रक क्या होता है, मतलब स्ट्रेन का मात्रक ये मात्रकहीन राशि है, और स्ट्रेस का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर, और ये स्टेन का मात्रक कुछ होता नहीं, तो यहाँ से मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस फार्मूले को आप लोग किसी भी तरीके से रट लीजिएगा, यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो यह जो इलास्टिक लिमिट है यह तो क्लियर हो ही गई होगी। एक चीज़ और बता दें, अलग अलग मटेरियल के लिए इलास्टिक लिमिट का मान अलग अलग होता है, चाहे वो स्टील हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, सभी के लिए अलग अलग इलास्टिक लिमिट का मान होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है वो एक रोटी में छक जाएगा, अगर उसको थोड़ा सा भी और ज़्यादा दोगे तो वो उल्टी कर देगा, उसकी इलास्टिक लिमिट कितनी है, एक रोटी। कोई बड़ा इंसान है, यंग पर्सन है, वो क्या खाएगा, 6, 7, 8 रोटी खा जाएगा, उसकी इलास्टिक लिमिट बदल गई। तो अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग इलास्टिक लिमिट भी होती है। तो उसी तरीके से इस वैल्यू ई की क्या होगी, बदलती जाएगी। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, इस फार्मूले से रिलेटेड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यह एक क्वेश्चन है, एक 30 mm व्यास की 1 मीटर लंबी स्टील की छड़ पर 7500 न्यूटन का अक्षीय बल लगा हुआ है। यदि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक मतलब E बराबर 0.2 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो तो छड़ में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। देखते हैं, एक 30 mm व्यास की, तो व्यास कितना है 30 mm, 30 mm व्यास है। 1 मीटर लंबी स्टील की छड़, लंबाई कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर है मतलब 1000 mm है। छड़ पर 7500 न्यूटन का अक्षीय बल, मतलब जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है 7500 न्यूटन, ठीक। 7500 न्यूटन का अक्षीय बल लगा हुआ है। यदि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक E बराबर, अभी इसमें तो डायरेक्ट E बराबर लिख दिया गया है, E की जगह लिखा हुआ मिल सकता है, यदि स्टील की छड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 0.2 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो, मतलब E को यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। तो E को कितना दिया है 0.2 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, छड़ में वृद्धि ज्ञात करनी है, छड़ में कितनी वृद्धि हुई। तो देखते हैं, हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला होता है E = प्रतिबल बटे विकृति, ये फार्मूला होता है। इसमें हमें E पता है, ठीक, ना हमें ये एप्सिलॉन पता है और ना ही हमें ये सिग्मा पता है, मतलब ना ही हमें प्रतिबल पता है और ना ही विकृति पता है। तो हम लोग जानते क्या हैं, प्रतिबल मतलब स्ट्रेस बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। हमें बल का तो मान दिया गया है लेकिन क्षेत्रफल नहीं दिया, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छड़ है जिसका व्यास दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे π/4 d²। d का मान कितना दिया है 30 mm, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 30 का स्क्वायर
एरिया निकल आया तो प्रतिबल निकाल लेते हैं। बल कितना दिया है 7500 बटे क्षेत्रफल कितना आ गया π/4 इंटू 30 के स्क्वायर, तो π/4 इंटू 30 का स्क्वायर। मात्रक लिख देंगे कितना आएगा न्यूटन बल का, और क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल हमारा किसमें है 30 mm में है, तो इसको क्या लिखेंगे mm²। यह हमारा प्रतिबल निकल आया। अब हमें क्या करना है विकृति निकालनी है। इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं विकृति, विकृति को हम लोग लिख देंगे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, अब यह हमें निकालना है अपॉन L कितना है 1 मीटर मतलब 1000। ठीक है, तो यहां से विकृति बराबर कितना आ गया डेल L अपॉन 1000। तो बस अब हमें फार्मूले पे रख देना है क्या E बराबर प्रतिबल का मान कितना है ये आया 7500 अपॉन π/4 इंटू 30 के स्क्वायर बटे विकृति। विकृति का मान कितना है, विकृति आपकी कितनी आ गई है डेल L अपॉन 1000। अब हमें क्या करना है E का मान भी रख देना है 0.2 इंटू 10⁶। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए ये 4 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर नीचे का गुणा गुणा और बीच का गुणा, तो ये क्या आ जाएगा 1000 ऊपर चला गया 7500 इंटू 1000 इंटू 4, ये 4 ऊपर चला गया अपॉन क्या आ जाएगा पाई इंटू 30 के स्क्वायर इंटू ये कितना आ जाएगा डेल L, और ये किसके बराबर है 0.2 इंटू 10⁶ के, तो 0.2 इंटू 10⁶। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डेल L को उधर भेज दें और इसको इधर ले आए, तो ये कितना आ जाएगा डेल L इज इक्वल टू 7500 इंटू 4 इंटू 1000 अपॉन कितना आ जाएगा पाई इंटू 30 के स्क्वायर इंटू 0.2 इंटू 10⁶। बस अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, जितना भी आंसर आएगा वो किस में आएगा mm में। यह आपकी विकृति निकल आएगी, सॉरी वृद्धि निकल आएगी, छड़ की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई यह mm में निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा, इलास्टिक लिमिट भी समझ में आ गई होगी, हुक्स लॉ भी समझ में आ गया होगा। और हुक्स लॉ में ये जो फार्मूला है E इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति, इसको जरूर 100% रट लेना है। इसको और सिंपल तरीके से लिखते हैं, प्रतिबल को क्या लिखते हैं बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति को क्या लिखते हैं लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब इसको हम लोग ऊपर नीचे का गुणा बीच का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा F इंटू L अपॉन A इंटू क्या आ जाएगा डेल L। यहाँ से अगर हम लोग डेल L की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा डेल L इधर आ जाएगा और E इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा F इंटू L अपॉन A इंटू E। ठीक, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर काफ़ी कुछ क्लियर हुआ गया होगा, और आप लोग इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन 100% एक पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।